हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द इंटीग्रिटी करियर एकेडमी। और आज हम देखने वाले हैं होमी बाबा क्लास 6 लेवल 2 के लिए जितने इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है वो हम देखने वाले हैं। तो आइए चलते हैं हम हमारे पहले वाले एक्सपेरिमेंट की तरफ। क्या पढ़ा है, देखो क्या दे रखा है इन्होंने। थर्मोमीटर ए बीकर कंटेन है ना, एंड बीकर कंटेनिंग थर्मोमीटर एंड आंसर द क्वेश्चन आस्क्ड अबाउट इट, राइट योर आंसर अगेंस्ट प्रॉपर क्वेश्चन नंबर। आपको जो क्वेश्चन दिए हैं और उसके सामने नंबर भी दे रखे हैं, कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का है। तो वहां भी आपको सारी चीजें प्रोसीजर वगैरह दे रखा होगा, इतनी कोई टेंशन या पैनिक लेने वाली बात नहीं है ना। तो व्हाट इज द मेजरमेंट इंटरवल ऑफ द गिवन थर्मामीटर। पहले थर्मामीटर करता क्या है, थर्मामीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो क्या किसको मेजर करता है, टेम्परेचर को। अब आपके पास कुछ ना कुछ थर्मामीटर तो दे रखा होगा उसने, तो आपको बस उसको पढ़ना आना चाहिए, है ना। वो ज्यादा कुछ एक्स्ट्रा एक्सपेरिमेंट वो करवा नहीं रहा है आपसे, बस उसको देखना आना चाहिए। क्योंकि सबसे बड़ा जो आता है ना मेजरमेंट आता है, देखो ये थर्मामीटर में लेके आया हूँ आपके लिए, ये है लेबोरेटरी थर्मामीटर। इसकी जो लिमिट है देखो, इसमें जो है ये रेड कलर का एल्कोहल भरा हुआ है और कहाँ से कहाँ तक आ रहा है, ये -10 से 1110 तक इसकी लिमिट जा रही है। और एक जो है ये क्लिनिकल थर्मामीटर है ना, 35 to 42 तक दे रखा है। ये एक क्लिनिकल है, बॉडी टेम्परेचर को मेजर करता है, ये लेबोरेटरी थर्मामीटर है। तो इन्होंने क्या बोला है कि व्हाट इज द मेजरमेंट इंटरवल। अब इन दोनों के बीच में जो भी मेजरमेंट इंटरवल है, देखो ये कहाँ जा रहा है, -10 से 0। अब यहाँ पे हम बात करें, अब थर्मामीटर में अगर ये से थर्मामीटर दे रखा है तो इसमें जो लेवल दे रखा होगा ना बच्चा, ये यहाँ से शुरू हुआ है, ये 10 है, फिर आ रहा है कितना 0, फिर आ रहा है कितना 10, फिर आ रहा है कितना 20। तो हमें यहाँ से क्लियर पता चल रहा है कि मेजरमेंट इंटरवल कितना है। इंटरवल निकालने के लिए आप क्या करोगे, अपर माइनस लोअर, 0 माइनस -10 मतलब 10, या 10 माइनस 0 10, या 20 माइनस 10, इंटरवल कितना हो गया 10, है ना। अब यहाँ पे जो इंटरवल पूछा है हमें, अगर ये जो है डिग्री सेल्सियस में किस में है, जो भी थर्मामीटर दिया होगा ना आपको उसकी रीडिंग देखना, आप कौन सा थर्मामीटर है और स्केल कौन सी दी हुई है, सेल्सियस दी है, फारेनहाइट दी है, कौन सी स्केल आपको वो चीजें दी है। तो हमें बस देख के बताना है कि भैया मेजरिंग 10 20 30 40 50 60 70 80, मतलब ये जो इंटरवल दिख रहा है हमें कितने का दिख रहा है, यहाँ पे क्लियरली हमें जो इंटरवल दिख रहा है वो कितना दिख रहा है, 10 डिग्री सेल्सियस का। बस देख के बताना है कितना इंटरवल है। तो देखो 10 से इंक्रीज हो रहा है। अब काउंट द नंबर ऑफ स्मॉलर डिवीजन बिटवीन 2 मार्क्स इंटरवल। अब आपको इन दोनों के बीच में जो है इंटरवल है, जैसे 10 और 0 to 10। अब यहाँ मैंने जो मार्क देखा और ये बीच में एक नंबर आ रहा है ना, अब जैसे आपने इसको काउंट करोगे, जैसे ये 0 और ये आपका कितना, ये 0 है और ये आपका कितना है 10 है। अब इसके बीच में आपको पार्ट काउंट करना है। देखो 1 2 3 4, ये ऐसा दे रखा है 1 2 4, मतलब टोटल कितने पार्ट हो गए यहाँ पे, 0 से 10 के बीच में उन्होंने दे रखे कितने 10 पार्ट दे रखा है। अब एक पार्ट कितना दिखाएगा, सिंपल सी बात है 1 डिग्री सेल्सियस। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना। ये देखो ये कितना आ रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। तो उन्होंने पूछा क्या है, काउंट द नंबर ऑफ स्मॉलर डिवीजन बिटवीन। अब नंबर ऑफ डिवीजन कितने इन दोनों इंटरवल के बीच में, 10 डिवीजन है, तो टोटल नंबर ऑफ डिवीजन जो है वो कितने हैं 10 डिवीजन है, और यही हमें बताना था। बताओ इसमें कुछ छोटी सी प्रॉब्लम है क्या, है ना। बस देख के आपको सारी चीजें बतानी है कि क्या चीज है। अब रीडिंग आपको नोट करनी आनी चाहिए और देखना आना चाहिए। अब पता नहीं आप कौन सा स्मॉलर देख रहे हो, ये देख रहे हो, अब पार्ट भी आप काउंट नहीं कर पाओगे तो फिर तो मुश्किल है ना। पार्ट काउंट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। हाउ मच टेम्परेचर इज मेजर बाई ए सिंगल डिवीजन, एक सिंगल लाइन कितना मेजर कर रही है। देखो ये कितने पार्ट थे 10, है ना। अब यहाँ पे टोटल 10 पार्ट है और कितना डिग्री सेल्सियस आया, ये 10 पार्ट मिला के 10 डिवीजन आ रहा है, तो एक पार्ट कितना दिखाएगा। तो सर अब क्लियर बात है, 10 पार्ट 10 डिग्री सेल्सियस दिखा रहे, तो एक पार्ट कितना दिखाएगा 1 डिग्री सेल्सियस। हमने यहाँ पे देखा कि 10 पार्ट मिलके कितना डिग्री सेल्सियस दिखा रहे हैं 10 डिग्री सेल्सियस, तो एक पार्ट कितना दिखाएगा 1 डिग्री सेल्सियस दिखाएगा क्या। और यही हमें पूछा है कि क्या हाउ मच इज मेजर बाय द सिंगल डिवीजन, मतलब टोटल 10 डिवीजन थे, 10 डिवीजन मिला के कितना था 10 डिग्री सेल्सियस, तो एक डिवीजन कितना हो जाएगा 1 डिग्री सेल्सियस। और यही आपका क्या है
लीस्ट काउंट ऑफ इसका थर्मोमीटर, है ना। थर्मोमीटर निकालने के लिए इसका जो है लीस्ट काउंट हमेशा यही निकालते हैं हम, उसका मेजरिंग इंटरवल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डिवीजन। टोटल देखो इंटरवल कितना था 10, टोटल नंबर ऑफ डिवीजन कितने थे 10, तो 10/10 कितना आंसर आ रहा है 1। क्लियर है, क्योंकि एक डिवीजन पूछ लो या लीस्ट काउंट पूछ लो, क्वेश्चन के पूछने का तरीका ये भी हो सकता है कि बताओ थर्मामीटर का लीस्ट काउंट कितना है, तो आपको यही चीज देखनी है कि इंटरवल कितना है, कि भैया इंटरवल कितना था 10 का, है ना, और डिवीजन कितने थे 10, तो टोटल इंटरवल कितना था 10 डिग्री सेल्सियस और टोटल डिवीजन कितने थे 10, तो 10 से 10 गया, बचा कितना 1 डिग्री सेल्सियस। तो आपका लिस्ट काउंट आ गया 1 डिग्री सेल्सियस, मतलब मिनिमम कितना मेजर कर सकता है वो 1 डिग्री सेल्सियस में मिनिमम मेजर कर सकता है। और 1 डिवीजन मतलब एक स्केल अगर एक ऊपर की तरफ चलेगा, एक पार्ट चढ़ेगा, तो वो भी कितना दिखाएगा 1 डिग्री सेल्सियस ही दिखाएगा। आया क्या समझ में दोनों तीनों क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे व्हाट इज द रेंज ऑफ द गिवन थर्मोमीटर। अब आपसे पूछ लिया है कि इसकी रेंज क्या है। अब रेंज आपको देखो सबसे नीचे क्या दिया हुआ है और सबसे ऊपर क्या दिया हुआ है, वो थर्मोमीटर आपके हाथ में है, मेरे हाथ में अभी क्या है, ये लेबोरेटरी थर्मोमीटर है। तो लेबोरेटरी की जो रेंज होती है वो -10 से कहाँ जाता है, ये 1110 तक जाता है, -10 डिग्री सेल्सियस टू -10 डिग्री सेल्सियस से 1110 डिग्री सेल्सियस, है ना। अपर लिमिट है इसकी 1110 डिग्री सेल्सियस, लोअर लिमिट है इसकी -10 डिग्री सेल्सियस, है ना। तो अब इसकी जो रेंज पूछी है हमें, तो -10 डिग्री सेल्सियस टू 1110 डिग्री सेल्सियस, हमें यही बताना था उसकी रेंज कितनी है। व्हाट इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इन फ़ारेनहाइट स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल। तो अब आपको ये तीनों स्केल जो है, एक आपकी सेल्सियस स्केल, दूसरी आपकी फ़ारेनहाइट स्केल और तीसरी आपकी केल्विन स्केल, इन तीनों के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आपको याद होनी चाहिए। अगर नहीं याद है तो ये देखो मैं सिंपल सा एक चीज बना रहा हूं यहाँ पे। ये कौन सी स्केल है, सेल्सियस स्केल। ये कौन सी स्केल है, फ़ारेनहाइट स्केल। ये कौन सी स्केल है, केल्विन स्केल, है ना। अब इसका जो अपर पॉइंट होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस, इसका अपर पॉइंट होता है 0, इसका अपर पॉइंट होता है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट और इसका लोअर पॉइंट होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये लोअर पॉइंट होता है 273.15, 373.15 के। केल्विन में कभी भी डिग्री नहीं लगती बच्चा। अगर इस पार्ट की हम बात करें तो ये वाला अपर लिमिट जो होती है ना, वो होती है बॉइलिंग पॉइंट। वो क्या होती है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। और ये जो लोअर लिमिट होती है ये होती है मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, या फिर मैं बोल दूं फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, दोनों एक ही बात है। अब इसको देख के आपको ये नहीं बता सकते क्या आप, अब पूछा क्या इसने, व्हाट इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इन फ़ारेनहाइट स्केल। तो मेल्टिंग पॉइंट में आप अपर लिमिट देखोगे या लोअर लिमिट देखोगे, अपर लिमिट तो बॉइलिंग पॉइंट है और लोअर लिमिट आपकी क्या है, यही आपकी क्या है, मेल्टिंग पॉइंट है। और कौन सी स्केल पूछी है, फ़ारेनहाइट, तो फ़ारेनहाइट की लोअर लिमिट कितनी है 32। तो यहाँ पे हमारा आंसर जो हो जाएगा कितना हो जाएगा 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब इससे पता नहीं कितने क्वेश्चन पूछे, मैं आपसे बोल दूं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन सेल्सियस स्केल, तो बॉइलिंग पॉइंट में अपर लिमिट देखोगे या लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट आपको देखनी पड़ेगी, कितना हो गया ये 100 डिग्री सेल्सियस। और यहीं पे आप ऐसा नहीं बोलोगे कि अब आपसे केल्विन पूछ ले, तो केल्विन में आप क्या बोलोगे कि 373.15। अब ये क्या आ गया बॉइलिंग पॉइंट, है ना, और ये क्या आ गया आपका, है ना, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस या फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर आ गया, है ना। अब इसके बाद आपसे कुछ भी पूछ सकता है, वो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन फ़ारेनहाइट स्केल, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन फ़ारेनहाइट स्केल। बॉइलिंग पॉइंट में आप अपर लिमिट देखो, कौन सी स्केल देखनी है, फ़ारेनहाइट तो 212। तो आपसे कुछ भी पूछ सकता है इन तीनों स्केल में
एक छोटी सी चीज और मैं बताना चाहूंगा, अगर इसके पूछे कि कितने पार्ट डिवाइड है तो इसके पार्ट हो जाएंगे कितने 100, ये कितने पार्ट है, ये आ गया 180, और इसके कितने पार्ट है, इसके भी पार्ट है कितने 100। पार्ट मतलब नंबर ऑफ डिवीजन। अब नंबर ऑफ डिवीजन निकालने का फॉर्मूला अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट है, तो 100 माइनस 0 100, 212 माइनस 32 180, और केल्विन में भी अगर बात करोगे तो ये भी 100 हो जाएगा। तो इससे पता नहीं है ना, 15-20 क्वेश्चन तो ऐसे बन ही सकते हैं, क्योंकि 3 पॉइंट क्या आ जाएंगे, मेल्टिंग पॉइंट के 3 पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट के 3 पॉइंट, आपके बॉइलिंग पॉइंट के 9 क्वेश्चन तो यही हो रहा है। क्लियर है? तो ये वाली चीजें, इसमें हमें पूछा था मेल्टिंग पॉइंट, तो मेल्टिंग पॉइंट हमने कितना लिख दिया 32। अब फिल इन द ब्लैंक, 20 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट किसके बराबर है। अब भैया ये कन्वर्जन आपसे पूछ चुका है वो, तो अब कन्वर्जन पूछने के लिए क्या बताओगे आप, है ना। अब आपसे मेजर भी नहीं करवा रहा है, वो सारी चीजें जो है थर्मामीटर दे के आपको या तो उसको मेजर करना है, मतलब देख के सारी चीजें बतानी है। अब ये देखो, ये चीजें अगर नॉलेज नहीं है तो आप आंसर नहीं बता पाओगे। अब 30 डिग्री सेल्सियस को आपको फ़ारेनहाइट में आंसर बताना है, तो अगर इनमें रिलेशन आपको बताना है, तो रिलेशन बताने के लिए क्या करोगे आप, अगर ये वाली चीजें लिख ली क्या, है ना। मैं यहीं पे कुछ चीजें लिखना चाह रहा हूं, इसी वजह से ये नोट कर लो एक बार। चलो देखते हैं। देखो फॉर्मूला क्या है, C/5 8 माइनस 32/9, और इसका आप लिखोगे K माइनस 273.15 अपॉन 5। इससे सारे कन्वर्जन आपके हो जाएंगे, चाहे सेल्सियस दो, फ़ारेनहाइट दो, केल्विन दो, सारी चीज़ों की वैल्यू यहीं से निकलेगी। देखो दिया क्या है 20 डिग्री सेल्सियस, हमें निकालना क्या है फ़ारेनहाइट, तो ये दोनों आप उठा लो, C/5 है ना, C/5 8 माइनस 32/9, C की जगह आप रखोगे कितना 20/5, 8 माइनस 32/9। अब 20/5 कितना हो जाएगा 4, और 4 और ये 9 इधर मल्टीप्लाई होकर कितना हो जाएगा 36, तो 36 इज इक्वल टू 8 माइनस 32, और एप की जो वैल्यू आएगी बच्चा, एप की वैल्यू आएगी 6 और 2 8, 3 और 3 6, 8 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो हमारा जो आंसर आएगा ना यहाँ पे 68 डिग्री फ़ारेनहाइट आएगा ना। अब ये चीजें आपको आनी चाहिए, अगर नहीं आ रही है तो एक बार ये फॉर्मूला देख लो, रटना मतलब रटना नहीं है, सीख लो, और 4-5 खुद से एग्जाम्पल करके देखो, और कमेंट अगर नहीं आए तो मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। देखो ये टेम्परेचर किस में दिया है 50 डिग्री सेल्सियस में, तो कमेंट में आंसर बताओ फ़ारेनहाइट में कितना होगा और केल्विन में कितना होगा, है ना। आपसे ये पूछा है, कमेंट में आंसर बता देना कि फ़ारेनहाइट में कितनी वैल्यू होगी और केल्विन में कितनी वैल्यू होगी। तो ये छोटा सा एग्जाम्पल था, और इसी के साथ ये वाला पहला एक्सपेरिमेंट हमारा क्या होता है, खत्म होता है। अगले एक्सपेरिमेंट की तरफ हम बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे एक राउंड स्ट्रिप दी हुई है, क्या चीज दी हुई है, द स्ट्रिप ऑन द कार्डबोर्ड कैन रोटेट अराउंड द पॉइंट PQR। अब यहाँ पे एक स्ट्रिप दी हुई है, ये क्यूब है ना, ये वाली स्ट्रिप इसके अराउंड रोटेट कर रही है ऐसे, है ना, ये इसके अराउंड क्या कर रही है, रोटेट कर रही है। अब इसमें दिया दे क्या रखा है, द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट Q फ्रॉम P से Q तक की जो डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस दे रखी है कितनी 10 सेंटीमीटर, है ना, और P से R तक की डिस्टेंस दे रखी है कितनी 20 सेंटीमीटर। अब ये चीजें दी हुई है कि P से Q तक की डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर, और P से R तक की डिस्टेंस है कितनी 20 सेंटीमीटर। तो अब इसमें हमें ये चीज बतानी है कि अब ये रोटेट करवा रहे हो आप इसको, तो ब्रिंग द स्ट्रिप एंड एट पॉइंट X, रोटेट द स्ट्रिप एंड ब्रिंग टू बैक पॉइंट X, राइट द आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन योर आंसर शीट। मतलब ये बोलना चाह रहा है आपने एक से शुरुआत करी, और इसको जब भी रोटेट करवाओगे वापिस आपको कहाँ लाना है, उसकी एक्स पोजीशन पे उसको लाके उसको छोड़ना है। जैसे यहाँ पे आए वापिस एक्स पे लाके उसको खत्म करना है, मतलब एक कंप्लीट रोटेशन के बारे में आपसे वो सीधी सिंपल सी चीजें पूछ रहा है, एक कंप्लीट रोटेशन के बारे में सिंपल सी चीजें पूछ रहा है। तो क्या आप आंसर नहीं बता सकते क्या,
देखो जैसे अब मैं क्यू के बारे में बात करूं तो क्यू कितना आ रहा है, ये 10 सेंटीमीटर है ना। यहां से पी से क्यू, देखो ये वाला आपका पॉइंट है पी और ये पॉइंट है कौन सा, क्यू। तो जैसे जैसे ये रोटेट करेगा, है ना, देखो हमें सर्कल बना देता हूं एक, ये आपका P पॉइंट है और ये आपका कौन सा पॉइंट है, Q, और ये X पोजीशन है ना, मतलब वो वापस रोटेट करके X पे आ जाएगा। तो इसकी रेडियस जो है वो कितनी है बच्चा, 10 सेंटीमीटर है। रेडियस कितनी है, 10 सेंटीमीटर। अब ये एक राउंड चल रहा है तो क्या मैं बोल दूं कि उसने एक सर्कल पूरा कंप्लीट कर लिया, और एक सर्कल पूरा कंप्लीट कर लिया मतलब कितनी डिस्टेंस चला वो, सर्कल की सर्क्यूम्फेरेंस। सर्क्यूम्फेरेंस क्या होता है, द लेंथ ऑफ सर्कल, है ना। जितनी सर्कल वो चला है उसकी लेंथ को आप क्या बोलोगे, सर्क्यूम्फेरेंस बोलोगे। और ये चला भी कितना है, एक सर्कल चला है ना, तो इनडायरेक्टली आपको उसकी क्या पूछा है, डिस्टेंस पूछी है, और डिस्टेंस इज इक्वल टू उसकी सर्क्यूम्फेरेंस। अब सर्क्यूम्फेरेंस सर्कल का फॉर्मूला कितना होता है, 2πr, है ना। सर्क्यूम्फेरेंस क्या होती है, 2πr। देखो क्या पूछा है, इन द प्रोसीजर हाउ मच डिस्टेंस डज पॉइंट क्यू ट्रेवल, आर ट्रेवल, दोनों की डिस्टेंस पूछी है। और इसमें कुछ दे रखा है क्या, हाँ पाई की वैल्यू दे रखी है 3.14 लेनी है आपको पाई की वैल्यू। तो सर्क्यूम्फेरेंस कितना होता है बच्चा, 2πr, है ना। तो 2 इंटू पाई की वैल्यू इन्होंने कितनी दी है, 3.14। और रेडियस की बात करें हम तो रेडियस कितना है यहाँ पे, 10 सेंटीमीटर। रेडियस कितना है यहाँ पे, 10 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे 10 सेंटीमीटर दिया तो ये कितना हो गया, 31.4 इंटू 2, तो 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 68.8 सेंटीमीटर। ये यूनिट लगाना मत भूलना बच्चे, अगर यूनिट आपने भूल गए ना तो सारी चीजें मेहनत पूरी बर्बाद हो जाएगी, क्योंकि यूनिट के नंबर जो है वो कटते हैं। चल थोड़ी सी चाय हम भी, तो ये वाली चीजें हुई। अब पी, ये वाली किसकी डिस्टेंस आ गई, क्यू की डिस्टेंस आ गई ना। तो 2πr, 2 इंटू 3.14 इंटू 10, 31.4 इंटू 2, तो 62.8 सेंटीमीटर आपकी ये डिस्टेंस जो आ रही है, ये कौन से पॉइंट की है, पॉइंट क्यू की डिस्टेंस है बच्चा ये, है ना। अगर आपको किसकी पूछे, आर की पूछे, तो आर का सर्कल क्या नहीं बना सकते आप, आर का सर्कल ऐसे बनेगा, है ना। आर का सर्कल ऐसे बनेगा। तो आर के बारे में बात करें तो आर का जो पॉइंट निकलेगा वो कितना निकलेगा, पॉइंट आर, कलर चेंज करना पड़ेगा, पॉइंट आर की जो डिस्टेंस पूछे तो इसकी भी डिस्टेंस आप वही लोगे ना, 2π इंटू आर। तो 3.14 ये तो वैल्यू हो गई पाई की 2, और जो रेडियस है वो रेडियस कितनी है बच्चा, 20 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे अब की बार आप क्या लोगे, 20। तो क्या मैं सीधे सीधे बोल दूं क्या, आप 10 इंटू 2 करोगे तो 20 हो जाएगा। इन पूरे टर्म में आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई बाई 2, मतलब इसका डायरेक्टली आप क्या कर दो, डबल कर दो। अगर नहीं भी कर रहे हो तो आंसर यहीं पे भी आ जाएगा, कितना, 3.14, और 20 इंटू 2 कितना होता है, 40 होता है। और यहाँ पे फिर से आप 0, 4 4 जा कितना आएगा, 16, 4 1 जा 4, कितना आ रहा है ये, 125.6, है ना, 125.6 सेंटीमीटर। और इसका डबल भी करोगे तो 2 8 जा 16, 2 2 जा 4 और 1 5, और 2 6 जा 12। तो आपका जो आंसर आ रहा है ना, 125.6 सेंटीमीटर आंसर आ रहा है। मतलब क्यू ने जो डिस्टेंस चली, देखो डिस्टेंस के निकलने के लिए आपको सर्कल की लेंथ निकालनी पड़ेगी, और एक सर्कल की लेंथ होती है उसकी सर्क्यूम्फेरेंस, और सर्क्यूम्फेरेंस का फॉर्मूला होता है 2π इंटू आर। पाई की वैल्यू उन्होंने दे दी, कितनी लेनी है, 3.14 लेनी है। तो 2 इंटू 3.14 इंटू 10, आपका आंसर आ जाएगा 62.8 सेंटीमीटर। ये डिस्टेंस आ गया आपका किसका, क्यू का, और ये डिस्टेंस आ गई आपकी किसकी, आर की। तो चलिए हम आंसर लिख देते हैं यहाँ पे, हमें पूछा क्या यहाँ पे, 62.8 सेंटीमीटर, और इसका जस्ट डबल आंसर कितना आ रहा है, 2 8 जा 16,
2 2 जा 4 और 1 5, ये सेंटीमीटर, ये किसकी डिस्टेंस आ गई, आर की डिस्टेंस आ गई। सपोज दैट द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन रोटेशन इज 5 सेकंड, है ना। एक रोटेशन का टाइम जो लगा है वो कितना लगा है, 5 सेकंड लगा है। कितना लगा है, 5 सेकंड लगा है। तो अब 5 सेकंड में आप फाइंड द स्पीड ऑफ पॉइंट क्यू। अब स्पीड का फॉर्मूला कितना होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड का फॉर्मूला ये तो सभी को पता होगा। तो डिस्टेंस कितना चला ये, क्यू पॉइंट 62.8 और टाइम लगा उसको कितना, 5 सेकंड, है ना। तो 62.8 अपॉन 5, अब इसको डिवाइड करना है बस। तो 5 1 जा 5 आप लोगे, बचे कितना 1, 5 2 जा 10, है ना। फिर बचा 2, तो 5 5 जा कितनी लोगे आप, 25, और 3 बचा तो 5 6 जा 30, 12.56 मीटर पर सेकंड। इसका जो आंसर आ रहा है ना 12.56, सॉरी सेंटीमीटर पर सेकंड। ये देखो, ये यूनिट आपको मारेगा। यूनिट आपने अगर मीटर पर सेकंड लिख दी, क्योंकि डिस्टेंस हमारी किस में है, सेंटीमीटर में है, तो आपका स्पीड का आंसर भी किस में आना चाहिए, सेंटीमीटर पर सेकंड में आना चाहिए। अगर स्पेशली मेंशन कर दे वो कि आपको आंसर मीटर पर सेकंड में देना है, तो आपको इसमें क्या करोगे, आप 100 से डिवाइड कर दो, क्योंकि सेंटीमीटर को जब भी आप मीटर में बदलोगे तो 12.56 तो आ जाएगा 0.125, 0.125 मीटर पर सेकंड आ जाएगा आंसर। क्लियर है। अब इसका अगर इसका फॉर्मूला हम, अगर ये वाली डिस्टेंस कितना चला 125.6 और टाइम लगा कितना 5, तो 5 2 जा 10, 5 5 जा, है ना। देखो ये स्पीड उसकी डबल ही आ जाएगी वैसे अभी, क्योंकि उसकी जस्ट डबल ही तो है ना ये। तो 5 2 जा 10, 5 5 जा कितना आ रहा है ये, और फिर आप लोगे कितना 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10। क्लियर है। 25.12 सेंटीमीटर पर सेकंड, 25.12 सेंटीमीटर पर सेकंड। बिना यूनिट के आंसर हमेशा अधूरा माना जाता है ना। इसके नंबर कटते हैं, आप कैलकुलेशन करने के बाद बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो डायरेक्ट नंबर लिख के आ जाते हैं, यूनिट कभी भी नहीं लिखते। तो फिजिक्स में स्पेशली अगर यूनिट नहीं लिख रहे हो ना, तो ऐसा लगता है जैसे एक हाथ उसका अलग कर दिया हो और एक हाथ पूरा अलग है। तो अब कैसा लगेगा, आधा बॉडी पार्टी आपका अलग कर दे तो ये गलत बात है ना। आपसे आपका वजन पूछ रहा हूँ मैं, आप बता दो 2 किलोमीटर वजन है, तो अब यूनिट नहीं लगाओगे तो पूरा अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। भैया वजन पूछ रहे हो, आप बता रहे हो 2 किलोमीटर, आपने तो डिस्टेंस बता दी। तो ये चीजें गलत है, इसी वजह से यूनिट का बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू है यहाँ पे। बिना यूनिट के जो आंसर है वो रॉन्ग माना जाता है। तो ये चीजें आई होप आपको अच्छे से समझ में आई होगी। कितने क्वेश्चन थे ये, 4। और बढ़ते हम आगे, कुछ क्वेश्चन दे रखे। हाँ, फ्रॉम द अबाउ कैलकुलेशन एज वी गो अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द द स्पीड ऑफ द पॉइंट। जैसे देखो पॉइंट क्यू की स्पीड कितनी थी 12.56, और बाद में उसकी स्पीड कितनी हो गई, बाद में जाके बढ़ गई। तो इसमें हुआ क्यों, देखो अगर यहाँ पे जाने के बाद देखो क्यू पॉइंट के 10 सेंटीमीटर था और ये कितना था 20 सेंटीमीटर, मतलब डिस्टेंस कम चला कौन, क्यू, और ये डिस्टेंस चला क्या, ज्यादा। अब आर वाला जो है वो डिस्टेंस ज्यादा चला और क्यू वाला जो डिस्टेंस है वो कम चला, पर दोनों ने जर्नी तो सेम टाइम में खत्म करी ना, कितने में, 5 सेकंड में खत्म करी ना। तो ऑब्वियसली बात है, अगर ये डिस्टेंस ज्यादा कवर कर रहा है तो ज्यादा डिस्टेंस कवर करने के लिए उसको स्पीड भी ज्यादा रखनी पड़ेगी। इसी वजह से अगर आप सेंटर से दूर जा रहे हो, तो जैसे जैसे आप सेंटर से दूर जा रहे हो तो उसकी स्पीड क्या होती जाती है, इंक्रीज होती जाती है। और हमने यहाँ पे देखा भी था, देखो क्यू पॉइंट पे कितनी है 12.5 और आर पॉइंट पे कितनी है 25, मतलब क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई है। वहां से आपको लॉजिक ना पता चले तो आपको ये पॉइंट देख के भी आपको थोड़ी सी पिक्चर या इमेज तो क्लियर होगी ही सही। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, इंक्रीज, राइट द एसआई यूनिट ऑफ एवरेज स्पीड है। तो एवरेज स्पीड का जो एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है बच्चा, मीटर पर सेकंड होती है। और यही हमें आंसर बताना है कि एसआई यूनिट क्या है, सेंटीमीटर पर सेकंड नहीं, मीटर पर सेकंड इसकी एक्चुअल यूनिट है। कभी कभी आपसे कन्वर्जन भी पूछ ले तो क्या बताओ कि ये कितना है 36 किलोमीटर पर आवर, बता दो। ऐसे करके कुछ क्वेश्चन पूछा जा सकता है मीटर पर सेकंड।
तो कुछ नहीं करना है, इसको आपको डायरेक्टली 5/18 से मल्टीप्लाई करना है और कितना आ गया ये 10 मीटर पर सेकंड। अगर किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदल रहे हो आप तो 5/18 से आप क्या कर दो, डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दो, है ना। चलो ये आपके सारे एक्सपेरिमेंट खत्म हो चुके हैं। आई होप आपको मतलब दोनों एक्सपेरिमेंट अच्छे से समझ में आए होंगे। तो अब ये कुछ इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है 2024 या 25 से रिलेटेड जो बुक में दिया हुआ है, तो इसको एक बार जरूर देख के जाना आप, है ना, क्योंकि डेंसिटी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट वाले वो वाली चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपसे क्या पूछेगा, मेजरिंग एक सिलेंडर वाला वॉल्यूम नोट करना, कितना वेट इंक्रीज हुआ है डिक्रीज हुआ है, इसका वीडियो भी हम एक एक्सपेरिमेंट में बना चुके हैं। तो इसी वजह से मैंने यहाँ पे वो वाली चीजें नहीं ली, अगर दूसरे एक्सपेरिमेंट में आपने डिस्कस करे, पर एक बार ये सारे एक्सपेरिमेंट आप जरूर देख के जाना, ठीक है। चलो थैंक यू। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू इंटीग्रिटी करियर एकेडमी लातूर महाराष्ट्र। अभी क्या है कि 5 तारीख को आपका एग्जाम है, तो उससे पहले आज हम ऑफलाइन वाले बच्चों का मॉक प्रैक्टिस लेने वाले हैं। मतलब हम उन्हें एक्सपेरिमेंट करने के लिए देंगे, थोड़ा सा पैनिकनेस कम होता कि बच्चों की। तो हमारे ऑनलाइन वाले बच्चे इस चीज़ को मिस ना करें, इसीलिए हम उनके लिए वीडियो बना रहे हैं। तो ज़रा वीडियो को अच्छे से देखिएगा और कुछ भी डाउट हो जाए तो कमेंट सेक्शन में बोल दीजिएगा, हम आपके डाउट का रिप्लाई जरूर देंगे, ठीक है। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना लेते हुए जल्दी से शुरू करते हैं। क्या कह रहा है ये ज़रा देखो, राइट डाउन ऑल द हेडिंग ऑफ ऑब्जर्वेशन टेबल फ्रॉम द क्वेश्चन पेपर ऑन गिवन आंसर शीट। मतलब आंसर शीट में जो भी क्वेश्चन दिए गए हैं उसकी जितनी भी हेडिंग, जो भी ऑब्जर्वेशन है, सब कुछ लिखो, ठीक है। चेक करते हैं। ये कह रखा है 3 सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन ए, सॉल्यूशन बी, सॉल्यूशन बी। इनका हमें कुछ तो भी बताना है, क्या बताना है वो अभी नहीं पता। तो आइए स्लाइड देखते हैं। ये प्रोसीजर हमें करना है और फिर हमें उनके बारे में कुछ तो भी बताना है। चलिए तो शुरू करते हैं। क्या कह रहा है, पढ़ो जरा। टेक 4 to 5 drop of solution A in test tube and add 2-3 drop of phenolphthalein। क्या कह रहा है कि एक टेस्ट ट्यूब ले लो, आओ यहां ले लेंगे हम। एक टेस्ट ट्यूब लेने को कह, ये देखो एक टेस्ट ट्यूब ले लिया क्या हमने, डायग्राम पे मत जाना, हाँ प्लीज। अब ये कह रहा है कि इसके अंदर 4 से 5 बूंद डालो सॉल्यूशन ए की। अब तुम कहोगे सर 4 से 5 बूंद इतना कैसे बढ़ गया, बस समझ जाओ यार। मतलब हमने डाला 4 to 5 ड्रॉप्स ऑफ HCl, सॉरी HCl क्यों कह रहा हूं, ऑफ सॉल्यूशन ए। देखो जरा रीड करो, क्या यही कह रहा था कि टेक 4 से 5 ड्रॉप ऑफ सॉल्यूशन ए। क्या हमने सॉल्यूशन ए के 4 से 5 बूंद ले ली। अब क्या कह रहा है, एड 2 to 3 ड्रॉप ऑफ फिनोप्थेलिन। इसके अंदर 2-3 ड्रॉप डालिए, 2 to 3 ड्रॉप डालिए फिनोप्थेलिन की। क्या ये क्लियर है, क्लियर है कि नहीं। तो ये पहला प्रोसीजर था जो हमने कर लिया, कि उसने कहा था एक टेस्ट ट्यूब में 4 से 5 बूंद सॉल्यूशन ए की डालो और 2 से 3 बूंद फिनोप्थेलिन की डालो। चलिए आगे देखो क्या कह रहा है। कह रहा है कि टेक 4 से 5 ड्रॉप ऑफ सॉल्यूशन बी इन डिफरेंट टेस्ट ट्यूब। कह रहा है एक और टेस्ट ट्यूब बनाओ, आओ इधर बना ले। ये देखो एक और टेस्ट ट्यूब बना लिया। अब इसमें डालने को कह रहा है 4 से 5 ड्रॉप ऑफ सॉल्यूशन बी। 4 से 5 ड्रॉप ऑफ सॉल्यूशन, ये शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, सॉल्यूशन बी। 4 से 5 बूंद डालने को कह रहा था, हमने डाल दिया। आगे क्या कह रहा है, कह रहा है कि ऐड 2 से 3 ड्रॉप ऑफ रेड लिटमस। उसी टेस्ट ट्यूब में 2 से 3 बूंद डालिए रेड लिटमस। इसके अंदर कह रहा है 2 से 3 ड्रॉप डालिए रेड लिटमस।
डाल दिया क्या, ये हमारा प्रोसीजर, मैं बिल्कुल धीरे बता रहा हूं, ये प्रोसीजर 1 था, ये प्रोसीजर 2 था, आपके सामने होगा, आपको कुछ नहीं करना, डब्बा उठाना है जिसमें फिनोप्थिलीन होगा, 2 से 3 बूंद डाल देनी है, क्लियर है। डब्बा उठाना है रेड लिटमस का, 2 से 3 बूंद रेड लिटमस डाल देना है, ठीक है। आगे देखो क्या कह रहे हैं, कह रहा है फिर से 4-5 बूंद लो सॉल्यूशन सी की और उसके अंदर 2 से 3 बूंद डाल दो यूनिवर्सल इंडिकेटर की। क्या कह रहा है देखो जरा, कहाँ बना ले हम, यहाँ बना लेते हैं। कह रहा है कि एक और टेस्ट ट्यूब लो, ले लिया, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर 4 से 5 ड्रॉप डाल दो सॉल्यूशन सी का, डाल दिया। अब कह रहा है इसके अंदर 2 से 3 ड्रॉप डाल दो यूनिवर्सल इंडिकेटर। यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है, जो अलग अलग सॉल्यूशन में अलग अलग कलर देता है, उसे यूनिवर्सल इंडिकेटर। तो क्या हमने इसकी तीनों बात मान ली, हाँ सर तीनों बात मान ली। चौथी बात क्या कह, कहाँ पहुंच गए, देखो चौथी बात क्या कह रहा है, चौथी बात कह रहा है कि कलर को ऑब्जर्व करिए, तो आओ कलर ऑब्जर्व करते हैं। अब दिक्कत ये है कि आपको वो बताएगा नहीं कि ये सॉल्यूशन ए कैसा है, आप जब ये ड्रॉप डालोगे इसमें कलर आएगा कुछ, मान लेते हैं कि इसके अंदर कलर आया पिंक, कौन सा कलर आ गया, पिंक कलर आ गया, और पिंक कलर जैसे ही आ जाए तुम्हें अंदाजा लग जाना चाहिए कि सर पिंक कलर तो उस सॉल्यूशन में आता है जो सॉल्यूशन बेसिक हो, क्योंकि फिनोप्थिलीन बेसिक मीडियम में पिंक कलर देता है, मतलब हमारा सॉल्यूशन एक ऐसा था बेसिक। ओके, ये मैंने माना है पिंक कलर आएगा, तुम्हारा जो कलर आए तुम वहां देख लोगे, अगर पिंक कलर आ रहा है तो बेसिक है, अगर कलरलेस है तो न्यूट्रल या एसिड में से कुछ भी हो सकता है, ठीक है। यहां देखो रेड लिटमस डाला, मान लो कि जैसे ही हमने रेड लिटमस डाला वो रेड लिटमस रेड ही रहा, क्या कह रहा हूं मैं, रेड लिटमस डालने से रेड लिटमस रेड ही रहा, तो इससे क्या पता चल गया, रेड लिटमस रेड रहा, इससे क्या पता चल गया कि सर एसिडिक मीडियम में लिटमस पेपर का कलर रेड आता है, रेड रेड ही रह गया, मतलब ये एसिडिक है। यस और नो, क्या यही पता चला, क्योंकि एसिडिक मीडियम में लिटमस पेपर का कलर रेड होता है। अच्छा यहां आ जाओ, मान लो यहां पे कलर ग्रीन आया, कैसा कलर आया, ग्रीन कलर आया, और भैया जब भी यूनिवर्सल इंडिकेटर का कलर ग्रीन होता है वो न्यूट्रल सॉल्यूशन होता है, मतलब ये वाला जो मेरा सॉल्यूशन है ये न्यूट्रल सॉल्यूशन। क्या कलर के बेस पे मैं पहचान कर लूंगा कि पिंक कलर फिनोप्थिलीन का आया बेसिक, रेड रेड ही रह गया एसिडिक, यूनिवर्सल इंडिकेटर ग्रीन कलर आया न्यूट्रल, ये आपको कलर लर्न करने पड़ेंगे, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने सब कुछ ले लिया, अब उसने कहा था कलर को ऑब्जर्वेशन टेबल में लिखो, चलो फिर लिख देते हैं। अब लिखे क्या, सॉल्यूशन ए का क्या कलर आया, सॉल्यूशन ए का कलर आया सर पिंक, अच्छे से नहीं देते हैं, सॉल्यूशन ए का क्या कलर आया, सॉल्यूशन ए का कलर आया पिंक, सॉल्यूशन बी का, सर सॉल्यूशन बी का रेड रेड रहा, सॉल्यूशन सी का सर यूनिवर्सल इंडिकेटर ग्रीन हो गया। क्या क्लियर है, यस और नो, क्या क्लियर है, हाँ सर क्लियर है। दूसरे में क्या लिखना था, दूसरे में आपको सॉल्यूशन का नेचर लिखना था, तो सॉल्यूशन ए कैसा है, सर सॉल्यूशन ए हमारा बेसिक है, सर बेसिक। सॉल्यूशन बी कैसा है, सर सॉल्यूशन बी हमारा एसिडिक है। सॉल्यूशन सी कैसा है, सर सॉल्यूशन सी हमारा न्यूट्रल है। सर कैसे पता चला न्यूट्रल बेसिक और ये, वो ऐसे पता चला क्योंकि यूनिवर्सल इंडिकेटर ग्रीन कलर न्यूट्रल में देता है, फिनोप्थिलीन पिंक कलर बेस में देता है, लिटमस का कलर एसिड में रेड ही रहेगा और बेस में लिटमस का कलर ब्लू रहता है, ये याद रख लेना। तो क्या हमने ये टेबल भर दी, आसान था ना। अगर आपको कलर लर्न होंगे तो जैसा कलर वहां आपको आएगा वैसे कलर से आप तुरंत बता सकते हो कौन एसिडिक है, कौन बेसिक है, कौन न्यूट्रल है, ठीक है। अब कुछ सवालों के जवाब दे देते हैं।
ये हो गया हमारा सवाल। देखो कुछ सवाल ले लेते हैं। आइडेंटिफाई द न्यूट्रल सॉल्यूशन फ्रॉम सॉल्यूशन ए, बी एंड सी। आप बताओ कौन सा सॉल्यूशन न्यूट्रल था। तो सर हमने देखा था कि सॉल्यूशन सी के अंदर जो है वो यूनिवर्सल इंडिकेटर ग्रीन कलर दे रहा है, इसीलिए सॉल्यूशन सी हमारा न्यूट्रल सॉल्यूशन। यस और नो, ये समझ आ गया? हाँ सर ये समझ। आगे देखो, आइडेंटिफाई द अल्कलाइन सॉल्यूशन। अल्कलाइन का मतलब होता है बेसिक सॉल्यूशन। तो सर हमने देखा था कि जो सॉल्यूशन ए था उसमें फिनोप्थेलिन पिंक कलर दे रहा था, तो उससे हमें पता चल गया कि सॉल्यूशन ए हमारा बेसिक सॉल्यूशन है, जिसे अल्कलाइन सॉल्यूशन भी कहते हैं। अल्कलाइन का मतलब बेसिक। आगे देखो, इफ वी मिक्स सॉल्यूशन ए एंड बी, अगर हम सॉल्यूशन ए और बी को मिक्स करेंगे तो क्या नेचर हो जाएगा, आओ देखते हैं। तो सर सॉल्यूशन ए हमारा जो है वो बेसिक है और सॉल्यूशन बी जो हमारा है वो एसिडिक है। तो जब भी एसिड और बेस आपस में मिक्स करेंगे तो वो जो नया सॉल्यूशन बनेगा वो न्यूट्रल सॉल्यूशन होता है। मतलब इन दोनों को मिक्स करने से न्यूट्रल सॉल्यूशन बनेगा। देखो याद कर लो, जब भी एसिड और बेस रिएक्शन करते हैं न्यूट्रल सॉल्यूशन बनता है, ये याद रख लेना। क्या क्लियर है? देख लो, सॉल्यूशन सी हमारा न्यूट्रल था, सॉल्यूशन ए हमारा बेसिक था। ए और बी को मिक्स करने से, मतलब एसिड और बेस को मिक्स करने से न्यूट्रल सॉल्यूशन बनता है। आगे देखो, अगला सवाल क्या है कि जब भी एसिड और बेस रिएक्शन करते हैं तो क्या बनता है। एक तो न्यूट्रल सॉल्यूशन बनता है जिसे सॉल्ट कहा जाता है, और एक वाटर बनता है। इसको लर्न कर लीजिए, जब भी एसिड और बेस रिएक्शन करेंगे सॉल्ट और वाटर बनेगा। सॉल्ट मतलब खाने वाला नहीं, कैसा भी सॉल्ट हो सकता है, वो एसिड बेस पे डिपेंड करता है। तो जब भी एसिड और बेस रिएक्शन करेंगे सॉल्ट और वाटर बनेगा। क्या क्लियर? चलिए, ये क्या कह रहा है, whether acidic or basic solution should be used to reduce acidity। अगर आपके स्टमक में, आपके पेट में गैस बन रही है, एसिडिटी हो रही है, तो आप क्या लेंगे, एसिडिक सॉल्यूशन लेंगे या बेसिक लेंगे? तो आपका सिंपल से जवाब होना चाहिए सर पहले ही पेट में गैस बन रही है, एसिडिटी हो रही है और एसिड थोड़ी लेंगे, तो मतलब सर हम वहाँ पे बेसिक सॉल्यूशन लेंगे। ये आपको पता होना चाहिए। यस और नो? तो ऐसे सवाल आएंगे। अगर आपको ऐसे याद रखना, इंडिकेटर के कलर जरूर लर्न करके जाना, क्योंकि कलर से ही अंदाजा लगेगा आपको कि वो सॉल्यूशन एसिडिक है, बेसिक है, न्यूट्रल है। क्या मेरी बात समझ आ रही है? यस और नो? चलिए तो आगे बढ़ते हैं। ओके, तो बस इतना ही था केमिस्ट्री का। ऐसे ही फिजिक्स और बायोलॉजी की आएगी। ये कुछ इम्पोर्टेंट एक्सपेरिमेंट है, इनको जरूर पढ़ के जाना आप, क्योंकि इनके आने की संभावना थोड़ी ज़्यादा रहती है। तो इन एक्सपेरिमेंट को जरूर आप एक बार अपनी बुक से पढ़ के जाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। कुछ भी डाउट रह जाए, मैं जानता हूँ बहुत सारे बच्चों को ना कलर लर्न नहीं होंगे तो उनको ये बहुत टफ लगेगा, तो एक बार कलर लर्न कीजिए, बहुत आसान हो जाएगा ये। ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर कभी। हेलो माय डियर डायमंड्स, वेलकम इन द ब्यूटीफुल वर्ल्ड्स ऑफ बायोलॉजी। तो आज हम देखने वाले हैं क्लास 6 के डॉक्टर होमी भाभा एग्जाम के जो बायोलॉजी के एक्सपेरिमेंट जो है, तो एक्सपेरिमेंट के बारे में यहां पर देखने वाले हैं। ठीक है ना? तो चलो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट हम देखते हैं कि फर्स्ट एक्सपेरिमेंट क्या है। देखो बच्चों कि प्रोसीजर आपको दी गई है कि ऑब्जर्व द गिवन स्पेसिमेंस ए बी सी डी ई एंड एफ। ठीक है ना? आपके सामने कुछ स्पेसिमन रखे हैं कि ए बी सी डी ई एफ। ठीक है, एंड राइट यूर ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहां पर ऑब्जर्वेशन उसके लिखने हैं। ठीक है ना? तो चलो बच्चों यहां पर देखो स्पेसिमन ए क्या है। तो स्पेसिमन ए क्या है हमारा, यहां पर ग्राम के रूट जो है ना, जो ग्राम प्लांट होती है, तो ग्राम के रूट आपके सामने स्पेसिमन ए के अंदर रखे गए हैं। ठीक है ना? अब देखो कि स्पेसिमन बी जो है बच्चों, तो स्पेसिमन बी के अंदर क्या है, मेज रूट है। ठीक है ना? जो कि मेज प्लांट होती है, तो मेज प्लांट के रूट आपके सामने स्पेसिमन बी के अंदर रखे हैं। ठीक है ना? और देखो स्पेसिमन सी जो है बच्चों, तो चाइना रोज जो है, तो चाइना रोज के लीफ जो है, तो लीफ आपके सामने रखे हैं। ठीक है ना?
और पेसिमन डी है बच्चों, तो पेसिमन डी में क्या रखा है, लीफ ऑफ बनाना, यानी कि क्या, जो बनाना प्लांट है तो बनाना प्लांट के क्या रखे हैं, लीफ वहां पर रखे हैं, ठीक है ना। तो देखो बच्चों क्या कहा है इसके अंदर कि फिलिंग द ब्लैंक्स यूजिंग द वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट बिलो। तो ऑब्जर्वेशन के अंदर आपको कुछ फिलिंग द ब्लैंक्स दी गए हैं, ठीक है, और इस ब्रैकेट में से जो कोई एप्रोप्रिएट वर्ड है तो उस वर्ड को क्या करना है, उस फिलिंग द ब्लैंक्स के अंदर आपको रखना है, ठीक है ना। तो देखो बच्चों हम फिलिंग द ब्लैंक्स दिखते हैं ऑब्जर्वेशन के अंदर कि द रूट इन द स्पेसिमन ए इज, ठीक है ना। तो पेसिमन ए जो है तो पेसिमन ए के रूट कौन से टाइप के हैं, ठीक है ना। तो देखो ग्राम रूट है, तो मुझे बताओ बच्चों कि ग्राम तो सबको तो पसंद है, ठीक है। तो ग्राम के रूट जो है तो रूट कौन से टाइप के हैं बच्चों, तो टैप रूट है, क्या है उसके, टैप रूट है, ठीक है ना। तो चलो यहां पर आएगा कि टैप रूट आएगा, ठीक है। तो देखो पहले टैप रूट क्या होता है, ये ऐसा पूरा ऐसा रूट होता है, ठीक है ना, और ये मेन रूट होता है, और मेन रूट पर क्या होते हैं, ऐसे ब्रांचेस वगैरह होते हैं, ठीक है ना। तो इसको हम क्या बोलते हैं, टैप रूट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको बच्चों, हम टैप रूट बोलते हैं, ठीक है ना। तो पेसिमन ए के अंदर क्या आएगा यहां पर, द रूट इन द स्पेसिमन ए इज टैप रूट आएगा, क्या आएगा यहां पर, टैप रूट आएगा, ठीक है। चलो देखो नेक्स्ट क्या है, पेसिमन बी है मेज रूट, ठीक है ना। और मेज रूट पर यहां पर क्या कहा है कि द रूट इन द स्पेसिमन बी इज। अब मुझे बताओ कि पेसिमन बी क्या है, तो मेज रूट है, ठीक है। तो मेज के रूट कैसे, कौन से टाइप के होते हैं, वो कौन से टाइप के होते हैं, इस ब्रैकेट में हम देखेंगे क्या, ब्रैकेट में क्या क्या है, तो ठीक है, टैप रूट तो हो गया हमारा। तो सेकंड है फाइब्रोस रूट, तो मेज रूट कौन से टाइप के होते हैं, तो फाइब्रोस रूट के होते हैं, ठीक है ना। फाइब्रोस रूट क्या है, वो मेज रूट है, ठीक है ना। चलो यहां पर लिखते हैं हम मेज रूट क्या है, फाइब्रोस रूट है, ठीक है, फाइब्रस रूट है, ठीक है। देखो बच्चों थर्ड क्या है, द वेन्स इन द लीफ ऑफ स्पेसिमन सी आर। स्पेसिमन सी क्या है बच्चों, तो यहां पर स्पेसिमन सी है हमारा चाइना रोज के लीफ है, ठीक है। तो उसके अंदर के जो कोई वेन्स वगैरह होते हैं तो वेन्स की जो अरेंजमेंट वगैरह होते हैं तो उसके आधारित क्या है, उसको हमने लिखना है यहां पर, ठीक है। तो बच्चों देखो कि चाइना रोज के जो लीव्स होते हैं ना तो उसके अंदर क्या होता है कि रेटिकुलेट वेनेशन प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। तो देखो रेटिकुलेट वेनेशन कैसा होता है, देखो रेटिकुलेट वेनेशन कैसा होता है, तो मान लो ये कोई हमारी क्या है, लीफ है, क्या है ये हमारी लीफ है, ठीक है। और लीफ के अंदर क्या होते हैं, ऐसे वेन्स वगैरह क्या होते हैं, ऐसे अरेंजमेंट होती है वेन्स की, ऐसा नेटवर्क टाइप क्या होती है, वेन्स की अरेंजमेंट होती है, और उसको हम क्या बोलते हैं, रेटिकुलेट वेनेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, रेटिकुलेट वेनेशन बोलते हैं, ठीक है ना, रेटिकुलेट वेनेशन। और पैरेलल वेनेशन क्या होता है बच्चों, कि ये जो हमारा लीफ है, ठीक है, तो लीफ क्या है ऐसा, उसके अंदर ऐसे वेन्स क्या होते हैं, पैरेलली रन होते हैं, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, पैरेलल वेनेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों उसको, पैरेलल वेनेशन बोलेंगे, ठीक है ना, पैरेलल वेनेशन। अब देखो बच्चों क्या कहा है कि ये जो पेसिमन सी है तो चाइना रोज है, ठीक है। तो पेसिमन सी चाइना रोज के अंदर कौन से टाइप के वेनेशन है, तो रेटिकुलेट वेनेशन है, ठीक है। तो चलो यहां पर लिखते हैं कि रेटिकुलेट वेनेशन, रेटिकुलेट वेनेशन, ठीक है। अब देखो कि पेसिमन डी क्या है, तो स्पेसिमन डी क्या है बच्चों, पेसिमन डी है हमारा लीफ ऑफ बनाना। आपके सामने बनाना की लीफ रखा गया है, ठीक है। और आपको बताना है कि ये जो पेसिमन डी है तो पेसिमन डी के अंदर कौन से टाइप के क्या होते हैं, वेनेशन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। तो इसके अंदर क्या होगा, बनाना के लीफ के अंदर पैरेलल वेनेशन प्रेजेंट होगा, ठीक है, पैरेलल वेनेशन प्रेजेंट होगा, ठीक है। ये जो हमारे है तो ये क्या है, हमारे पैरेलल वेनेशन है, ठीक है। अब देखो बच्चों कि नेक्स्ट क्या कहा है क्वेश्चन नंबर 5 में कि आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ रूट, लीफ एंड सीड डाइकोटिलेडोनस प्लांट, ठीक है। यानी कि जो कोई डाइकोटिलेडोनस प्लांट है, ठीक है, तो डाइकोटिलेडोनस प्लांट के अंदर रूट और लीफ को आपको पहचानना है, ठीक है, कि उस प्लांट के अंदर, डाइकोटिलेडोनस प्लांट के अंदर रूट एंड लीफ कौन से टाइप के होते हैं, ये हमें यहां पर क्या करना है, पहचानना है, ठीक है ना। तो चलो बच्चों मुझे बताओ कि डाइकोटिलेडोनस जो प्लांट होती है, ठीक है ना, तो डाइकोटिलेडोनस प्लांट के अंदर क्या होता है, कौन से रूट्स प्रेजेंट होते हैं उसके अंदर, तो टैप रूट प्रेजेंट होते हैं। कौन से रूट प्रेजेंट होते हैं, टैप रूट प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना, टैप रूट क्या होते हैं उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो चलो यहां पर लिखते हैं हम डाइकोटिलेडोनस प्लांट के अंदर क्या है, टैप रूट प्रेजेंट है, ठीक है। डाइकोटिलेडोनस प्लांट के अंदर डाइकोटिलिडोनस प्लांट इसके अंदर क्या है, तो रेटिकुलेट वेनेशन, नहीं रूट के बारे में कहा है ना आपको, तो रूट कौन से यहां पर रूट है बच्चों, टैप रूट प्रेजेंट है। कौन से प्रेजेंट है, टैप रूट प्रेजेंट है, ठीक है। अब देखो सेकंड क्या है बच्चों कि लीफ के बारे में कहा है, तो डाइकोटिलेडोनस प्लांट के अंदर लीफ कैसे होते हैं, डाइकोटिलिडोनस प्लांट के अंदर कैसे लीफ होते हैं, तो लीफ प्रेजेंट होते हैं उसके अंदर वेनेशन कैसा होता है, रेटिकुलेट वेनेशन होता है। क्या होता है,
रेटिकुलेट वेनेशन होता है, ठीक है ना। तो चलो इतनी बात तो क्लियर है आपको, यस। तो चलो देखो नेक्स्ट क्या है, देखो बच्चों नेक्स्ट यहां पर आपको दिया है कि ऑब्जर्वेशन करना है आपको कि फाइंड द पार्ट मार्क्ड बाय द एरो, ठीक है। तो ये एरो क्या कहा है यहां पर, ये जो आपको पेसिमन दिया है ना, तो पेसिमन को यहां पर एरो दिया है, ठीक है ना। तो उस एरो को हमें क्या करना है, ये जो एरो दिया है तो इसका फंक्शन क्या है, तो फंक्शन इसका बताना है, ठीक है ना। ये एरो दिया वाला पार्ट जो है तो पार्ट कौन सा है ये आपको पहचानना है, ठीक है। तो चलो बच्चों मुझे बताओ कि ये जो हमारे क्या है, हमारे ये स्टिल्ट रूट है, क्या है हमारे ये स्टिल्ट रूट है, ठीक है ना। यानी कि देखो जो प्लांट होती है, प्लांट के जो बेसल पार्ट होता है यहां पर क्या होता है, यहां पर नोड्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। तो नोड से क्या होता है कि जो कोई रूट्स है तो रूट्स यहां पर अराइज होते हैं, ठीक है ना। ऐसे बाहर निकलते हैं रूट्स, कहां पर, यहां पर, ठीक है ना। और ये ऐसे डाउनवर्ड क्या होते हैं, ग्रो होते हैं, क्या होते हैं, ऐसे डाउनवर्ड ग्रो होते हैं, ठीक है ना। सही बात है। तो इस रूट को हम क्या बोलेंगे, स्टिल्ट रूट बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों, इसको स्टिल्ट रूट बोलेंगे, ठीक है। और मुझे बताओ बच्चों कि स्टिल्ट रूट क्या होता है, स्टिल्ट रूट एडवेंटिशियस रूट है, ठीक है ना। और ये जो स्टिल्ट रूट होते हैं ना बच्चों, वो क्या करते हैं कि जिस प्लांट की वीक स्टेम है, वीक ब्रांचेस है, तो उसको सपोर्ट देने का काम करते हैं, ठीक है ना, ये स्टिल्ट रूट, ठीक है। तो यहां पर हम फंक्शन लिख सकते हैं कि स्टिल्ट रूट का फंक्शन क्या है, सपोर्ट प्रोवाइड करना। किसको प्रोवाइड करना, सपोर्ट, वीक ब्रांचेस को सपोर्ट प्रोवाइड टू द वीक ब्रांचेस, वीक स्टेम एंड ब्रांचेस, ठीक है ना। जिस प्लांट के वीक ब्रांचेस होते हैं, वीक स्टेम होते हैं, तो उसको सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम कौन करता है, तो ये स्टिल्ट रूट करते हैं, ठीक है ना। चलो देखो नेक्स्ट क्या है, देखो बच्चों नेक्स्ट क्या कहा है आपको, सेकंड एक्सपेरिमेंट है स्टडी ऑफ टाइप्स ऑफ जॉइंट, ठीक है ना। यानी कि ह्यूमन स्केलेटन जो है बच्चों, तो ह्यूमन स्केलेटन के अंदर डिफरेंट टाइप्स के क्या होते हैं, जॉइंट्स प्रेजेंट होते हैं, आपको मालूम है, ठीक है। तो आपको बताना है कि पेसिमन ए जो है, तो पेसिमन ए के अंदर कौन से टाइप के क्या है, जॉइंट्स प्रेजेंट है, ठीक है। और पेसिमन बी के अंदर कौन से टाइप के जॉइंट्स प्रेजेंट है, ये आपको जॉइंट्स के बारे में यहां पर बताना है, ठीक है। तो देखो जरा पेसिमन ए को देखो कि ये कौन से टाइप के जॉइंट्स है, ठीक है बच्चों। तो ये हमारे कौन से टाइप के हैं, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है। क्या है ये, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है, ठीक है ना। यानी कि देखो बच्चों ये पूरा हमको दिख रहा है ना, ऐसा क्या है, शोल्डर के क्या है, बोन्स है, क्या है ये, शोल्डर के बोन्स है, ठीक है। और पेसिमन बी क्या है, तो पेसिमन बी हमारा जो नी है ना, तो नी के क्या है, ये नी आपको दिखाई दे रहा है, तो ये नी के जॉइंट है, ठीक है ना, पेसिमन बी, ठीक है। समझ में आ रहा है ना। तो ऐसे आपको पहचानना है, ठीक है, पेसिमन ए को और पेसिमन बी को, ठीक है। अब देखो बच्चों कि नेक्स्ट आपको क्या दिया है कि एक ऑब्जर्वेशन टेबल आपको दिया है, ठीक है। आपके आंसर शीट में ऐसा होता है, ऐसा ऑब्जर्वेशन टेबल आपको दिया जाता है, ठीक है। और उसको आपको क्या करना है, फिल करना है, ठीक है ना। अब देखो कि पेसिमन ए जो होता, जो पेसिमन ए जो आपका यहां पर दिखाई दे रहा था, ठीक है ना। तो पेसिमन ए क्या था आपका, तो पेसिमन ए था आपका बॉल एंड सॉकेट जॉइंट था, ठीक है ना, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, ठीक है। और पोजीशन इन द बॉडी, यानी कि जो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है, तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट अपने बॉडी के अंदर कहां पर प्रेजेंट होता है, तो ये जो हमारे शोल्डर के जो कोई जॉइंट्स होते हैं ना, तो ये क्या है, हमारे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है, ठीक है ना। समझ में आ रहा है, यस। तो लिखते हैं यहां पर कि शोल्डर जॉइंट, ठीक है, शोल्डर जॉइंट, बॉडी के अंदर शोल्डर के जो कोई जॉइंट्स होते हैं तो वहां पर क्या होता है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट प्रेजेंट होता है, ठीक है। देखो बच्चों सेकंड जो पेसिमन है, बी पेसिमन है, तो बी पेसिमन क्या था हमारा, ये हमारा नी जॉइंट था, ठीक है ना। क्या था हमारा, ये नी जॉइंट था। और नी जॉइंट कौन से टाइप का जॉइंट है, तो ये हमारा हिंज टाइप का जॉइंट है। कौन सा टाइप का, हिंज टाइप का, ठीक है ना, हिंज जॉइंट, हिंज जॉइंट, ठीक है। इसको हम नी जॉइंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, नी जॉइंट बोलते हैं, ठीक है ना। ये हमारा नी होता है ना, तो वहां पर क्या होता है, हमारे बॉडी के अंदर ये हिंज जॉइंट वगैरह प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। समझ में आ रहा है। तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट क्या है बच्चों, तो ये जो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है इसकी एक खासियत है, क्या है, तो ये पूरा 360 डिग्री में क्या होता है, ऐसा रोटेट होता है, ठीक है ना। ऐसा हम घुमा सकते हैं इसको 360 डिग्री के अंदर, ठीक है। बट लेकिन हिंज जॉइंट है बच्चों, तो हिंज जॉइंट क्या करते हैं हम, ऐसा पूरा का पूरा घुमा सकते हैं क्या, नहीं, ठीक है ना। तो ऐसा सिर्फ क्या करते हैं, ऐसा ओनली वन प्लेन में क्या करते हैं, उसको डायरेक्शन में क्या करते हैं, हम घुमा सकते हैं, ठीक है ना। तो इसको हम क्या बोलते हैं, हिंज जॉइंट बोलते हैं, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट क्या है, देखो बच्चों नेक्स्ट, हाँ नेक्स्ट देखो कि यहां पर आपको आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, यानी कि एक आपको क्वेश्चन दिया है और उसका आपको आंसर बताना है, ठीक है ना। देखो क्या कहा है यहां पर कि अदर देन दीज प्लेस, यानी कि जो हमारे बॉडी के अंदर बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है, हिंज जॉइंट है, इसके अलावा वेयर डू यू फाइंड द जॉइंट, तो कहां पर और दूसरे जॉइंट भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना।
तो देखो बच्चों, ये जो हमारा रिस्ट जॉइंट वगैरह है, ठीक है ना, तो ये रिस्ट जॉइंट को हम क्या बोलते हैं, एंगुलर जॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, एंगुलर जॉइंट बोलते हैं, ठीक है। तो रिस्ट जो होता है हमारा, तो रिस्ट में क्या होते हैं, जॉइंट होते हैं, रिस्ट जॉइंट, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, रिस्ट जॉइंट बोलते हैं, ठीक है। और ये रिस्ट जॉइंट को ही हम क्या बोलते हैं, एंगुलर जॉइंट बोलते हैं, ठीक है ना। इसकी एक खासियत है बच्चों कि ये जो हमारे रिस्ट जॉइंट होते हैं ना, ऐसे साइड बाय साइड क्या होते हैं, ऐसे घुमाते हैं, ठीक है ना, हम ऐसे घुमा सकते हैं साइड बाय साइड को, ठीक है। और दूसरी बात यही है कि जो ये हमारे रिस्ट जॉइंट है, वैसे हम क्या कर सकते हैं, उसको बैक एंड फोर्थ भी क्या करते हैं, मूवमेंट कर सकते हैं, ठीक है। बैक एंड फोर्थ यानी कि क्या, आगे पीछे उसकी क्या करते हैं, हम मूवमेंट करते हैं, ठीक है। तो इतनी बात क्लियर है आपको। तो यस, तो ऐसा ही एग्जाम में क्या होता है, आपको एक्सपेरिमेंट वगैरह आते हैं, उस स्पेसिमेन को आपको अच्छे से पहचानना होगा, और ये जो पूरी की पूरी जानकारी है ऑब्जर्वेशन टेबल के अंदर, वो अच्छे से आपको लिखनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो मुझे लगता है कि आई होप दैट कि यू क्वालिफाई द जो होम्योपैथी एग्जाम वगैरह है, तो आप ही क्वालिफाई हो सकते हैं, ठीक है ना। चलो, तो अपना अच्छे से जो पढ़ाई है, तो पढ़ाई करना, ठीक है ना। तो चलो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट देखते हैं कि हाँ, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और थैंक यू कहने से पहले एक बात आपको और कहता हूं कि जो हमारे एक्सपेरिमेंट है ना, एक्सपेरिमेंट नंबर 10, 17, 18, 23, 25, ठीक है, तो ये जो हमारे बुक के अंदर के एक्सपेरिमेंट है, तो इसको एग्जाम के पहले एक बार इसको देख कर जाना, ठीक है ना। 10, 17, 18, 23, 25, ठीक है ना। ओके, तो थैंक यू सो वेरी मच।